तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को एक बार रेफ़र कर लें। और फिर हम अब आज बात करते हैं सेकंड कर्नाटिक वॉर की, जो इंडिया में चला था 1749 से 54 तक। और इंडिया में यूरोपियन पॉलिटिकल इंटरवेंशन का सबसे क्रूशियल फेज था ये वॉर सिर्फ ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच राइवलरी नहीं थी, बल्कि इंडियन सक्सेशन पॉलिटिक्स और यूरोपियन स्ट्रेटजी का एक इंटरसेक्शन सा था। इसके बैकग्राउंड समझने के लिए हमें फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। देखो, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद डुप्लिक्स जो था फ्रेंच गवर्नर, ये कौन था? फ्रेंच गवर्नर था। इसने एक रिवॉल्यूशनरी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। इसने सोचा कि यूरोपियन कंपनीज अगर इंडिया में पावर गेन करना चाहती हैं तो उन्हें इंडियन रूलर्स के सक्सेशन डिस्प्यूट में इंटरवीन करना पड़ेगा, यानी इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरवीन करना पड़ेगा। डुप्लिक्स ने क्या सोचा कि अब टाइम आ गया है, इंटरनल डिस्प्यूट्स जो हैं इंडियन रूलर्स के, उसमें अब इंटरवीन करो अगर फ्रेंच को यहाँ पर पॉलिटिकली टिकना है तो 1748 में डेक्कन के पावरफुल रूलर थे निज़ाम उल मुल्क। 1748 आया, डेक्कन में हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क अशरफ जहाँ थे यहाँ पर रूलर, तो इनकी डेथ हो गई। तो इसके बाद हैदराबाद में सक्सेशन क्राइसिस स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क अशरफ जहाँ की डेथ के बाद सक्सेशन डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ और दो यहाँ पर क्लेमेंट्स आए। दो लोगों ने दावा ठोका यहाँ पर गद्दी के ऊपर। एक था नासिर जंग और दूसरा था मुजफ्फर जंग। तो फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया क्योंकि वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट करने को रेडी था। फ्रेंच ने यहाँ पर अपना सपोर्ट दे दिया इसको। जब डिस्प्यूट हो रहा था इंटरनल तो फ्रेंच ने बोला भैया मुजफ्फर जंग तुम्हारी साइड है। और इसी टाइम कर्नाटिक रीजन में भी डिस्प्यूट हो रहा था सिमिलर। कर्नाटिक रीजन में तो फर्स्ट हैदराबाद में एक डिस्प्यूट चल रहा था इंटरनल सक्सेशन को लेके, और कर्नाटिक में भी हो रहा था। तो कर्नाटिक रीजन में सक्सेशन डिस्प्यूट में जो पार्टीज कौन कौन सी थी, जो नवाब था कर्नाटिक का अनवरुद्दीन खान, उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग क्लेमेंट था चंदा साहिब, जो पहले मराठा के कैप्टिविटी में था और फ्रेंच का क्लोज अलाय बन चुका था। तो डुप्लिक्स ने एक ग्रैंड अलायंस बनाया। उसने क्या किया, यहाँ पर दो पार्टीज कौन कौन सी थी कर्नाटक में, अनवरुद्दीन की, एक्चुअल में अनवरुद्दीन का बेटा था, और यहाँ दूसरी साइड था चंदा साहिब। तो फ्रेंच ने क्या किया, कर्नाटक में चंदा साहिब को सपोर्ट करना स्टार्ट किया और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करना स्टार्ट किया और एक ग्रैंड अलायंस बना लिया मुजफ्फर जंग का और चंदा साहिब का। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेचुरली अपोजिंग कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया। तो हैदराबाद में ब्रिटिशर्स ने नासिर जंग को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे ना कि फ्रेंच डोमिनेंस आए इंडिया में। और कर्नाटक में यहाँ पर इस पार्टी को ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ऑलराइट, फिर आगे देखते क्या हुआ। यहाँ तक बात क्लियर है एकदम। अपनी अपनी पार्टी सबने चुन ली और 1749 आ गया। 1749 में बैटल ऑफ अंबूर हुआ। ये बैटल का नाम याद रखना, सिग्निफिकेंट बैटल है ये। बैटल ऑफ अंबूर में चंदा साहिब और फ्रेंच फोर्सेस ने अनवरुद्दीन खान को डिफीट कर दिया। नवाब की डेथ के बाद चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। तो कर्नाटक में फ्रेंच सपोर्ट से कौन जीत गया, यहाँ पर जीत गया चंदा साहिब। ऑलराइट, इसी तरह हैदराबाद में भी मुजफ्फर जंग टेम्पररी पावर में आया और फ्रेंच इन्फ्लुएंस पीक पर पहुंच गया। तो दोनों टीम में जो पार्टीज फ्रेंच ने सपोर्ट की वो जीत गई। हैदराबाद में कौन, मुजफ्फर जंग जीत गया टेम्पररी, ये आ गया पावर में। तो इससे क्या हुआ, फ्रेंच इन्फ्लुएंस बढ़ गया।
इस फेज में डुप्लिक्स का विजन था कि फ्रेंच इंडिया में मुगल स्टाइल पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में आएंगे, कि बिहाइंड द थ्रोन रहेंगे लेकिन पावर बन जाएंगे एकदम। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर की एंट्री हुई। टर्निंग पॉइंट देखो, यहाँ तक फ्रेंच डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर आया एक, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये जब इसकी एंट्री हुई ना, तो फिर चीज़ें बदल गई। जैसे क्लाइव ने क्या किया, 1751 में एक अनकन्वेंशनल मिलिट्री मूव किया। उसने बोला कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग चंदा साहिब की मेन आर्मी, हम क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कर्नाटक की सिंबॉलिक कैपिटल जो है आरकोट, उस पर सब अटैक कर देते हैं। तो इसने बोला कि अपन डायरेक्ट आरकोट पे अटैक कर दो, चंदा साहिब को रहने दो, उसको अभी नहीं छेड़ते हैं, लेकिन जो कर्नाटक की सिंबॉलिक कैपिटल है ये, इस पे अटैक कर देते हैं। इस इवेंट को क्या बोला गया बेटा? इस इवेंट को बोला गया सीज ऑफ आरकोट। ठीक है। क्लाइव ने बेयरली 200 सोल्जर्स के साथ आरकोट को कैप्चर कर लिया, और फिर 50 दिन तक लार्ज आर्मी जो थी एनिमी की, वो अंदर घुसने की कोशिश करती रही, और रॉबर्ट क्लाइव की 200 लोगों की आर्मी, 200 सोल्जर्स की आर्मी डिफेंड करती रही। इस डिफेंस का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इमेंस था बेटा। इंडियन रूलर्स को लगने लगा कि ब्रिटिश मिलिट्री सुपीरियर है और पॉलिटिकली रिलायबल है टू बिकम अलाइव विथ, है ना। इसके बाद ब्रिटिश ग्रेजुअली कर्नाटक में डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने लगे और चंदा साहिब को डिफीट कर दिया गया, और ब्रिटिश सपोर्टेड मोहम्मद अली को कर्नाटक नवाब बना दिया गया। सीज ऑफ आरकोट हुआ, साइकोलॉजिकल विक्ट्री हुई यहाँ पर, है ना। ब्रिटिशर्स की साइकोलॉजिकल विक्ट्री हुई। उसके बाद फिर ब्रिटिश सपोर्ट से पहले तो चंदा साहिब को हरा दिया ब्रिटिशर्स ने, और फिर कर्नाटक में इन्होंने क्या किया, अपनी चॉइस का नवाब बनाया। किसको बनाया इन्होंने? मोहम्मद अली को। अनवरुद्दीन का बेटा था ये, इसको यहाँ पर नवाब बना दिया। मीनवाइल फ्रेंच गवर्नर भी डुप्लिक्स की एम्बिशियस पॉलिसी से अनईजी हो गई। उन्हें लग रहा था कि इंडियन वॉर्स पर एक्सेसिव खर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है। तो 1754 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई 1754 में। इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेवनटीन 1754 आया, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई। अभी हम क्या कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754। तो इसमें क्या हुआ, इस ट्रीटी में फ्रेंच और ब्रिटिश ने फॉर्मली इंडियन सक्सेशन पॉलिटिक्स से विड्रॉ करने का प्रॉमिस किया। तो ब्रिटिश दोनों पार्टियों ने, ब्रिटिश और फ्रेंच, इन दोनों ने बोला कि भाई हम इंडियन डिस्प्यूट्स में, सक्सेशन डिस्प्यूट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। डुप्लिक्स को इस ट्रीटी तक फ्रांस बुला लिया गया था वापस। तो अब सेकेंड कर्नाटिक वॉर का जो रियल सिग्निफिकेंस था ना, वो ये था कि इसने प्रूव कर दिया था। इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। इसने प्रूव कर दिया था कि यूरोपियन कंपनीज इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करके टेरिटोरियल पावर एस्टेब्लिश कर सकती है। पावर ऑफ यूरोपियन कंपनीज, इनके टेरिटोरियल एम्बिशंस जो थे अब ये पूरा कर सकते हैं। ये बात यहाँ से बहुत क्लियर हो गई थी। इस वॉर ने एक प्रेसिडेंट सेट किया, क्या कि इंडियन रूलर्स के इंटरनल राइवलरीज यूरोपियन एक्सपेंशन के लिए गेटवे बन सकती है। तो इंटरनल राइवलरीज जो थी उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इसी मॉडल को ब्रिटिश ने
लेटर और इफ़ेक्टिवली अप्लाई किया, जिसका क्लाइमेक्स हुआ बैटल ऑफ प्लासी और फिर बैटल ऑफ बक्सर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो था उसको अक्सर हिस्टोरियंस डिस्क्राइब करते हैं एज द लेबोरेटरी ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्सपेंशन इन इंडिया। तो ये थी बेटा सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बारे में आज का लेक्चर। आगे जुड़े रहिए, हम थर्ड कर्नाटिक वॉर भी जल्दी डिस्कस करेंगे।